नमस्कार दोस्त, बारे में इसकी क्या डेफिनेशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में क्या डायरेक्शंस हैं, क्या महिलाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है, और लास्ट में हम जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनको क्या डायरेक्शन दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें आईपीसी की धारा 498 की, तो इसकी जो डेफिनेशन है वह चैप्टर 20A में दी गई है। चैप्टर 20A जो है वो 1983 में 1983 में आईपीसी में जोड़ा गया था और इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया दोस्तों, 498A। तो देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है दोस्तों। अगर किसी स्त्री के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उस महिला पर क्रूरता की जाती है तो उन लोगों को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि जो क्रूरता है उसकी क्या डेफिनेशन है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि क्रूरता किसे माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, क्रूरटी मीन्स ए एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the women or। एक्सप्लेनेशन में दो पार्ट दिए गए दोस्तों, ए और बी। अगर हम ए की बात करें तो ए कहता है कि एनी विलफुल कंडक्ट यानी कि कोई भी जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया गया है जिसकी वजह से उस महिला को सुसाइड करने के लिए प्रेरणा मिलती है, यानी वो सुसाइड करना चाहती है अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, या उस एक्ट या व्यवहार की वजह से उस महिला को बहुत गहरी चोट पहुंचती है, या उसके किसी अंग को या उसकी लाइफ को डेंजर होता है, या उसकी जो हेल्थ है वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, अगर उसको प्रभाव होता है या उस पर खतरा होता है तो उसे क्रूरटी माना जाएगा। जो बी पार्ट है वो देखते हैं दोस्तों। हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद ए व्यू टू coercing her or any person relating to her to meet any unlawful demand of any property or valuable security or is on account of failure of by her or any person related to her to meet such demand। अगर हम इसके पार्ट बी को देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि किसी भी स्त्री या उसके रिश्तेदार यानी स्त्री के रिश्तेदार को अगर परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है किसी भी अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए, गैर कानूनी डिमांड को पूरा करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी या किसी वैल्यूएबल चीज़ के रिगार्डिंग अगर उनसे डिमांड की जाती है, उसके लिए परेशान किया जाता है, या फिर वो जो स्त्री है या उसके जो जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, उस चीज़ के लिए परेशान किया जाता है, तो उसे क्रूरटी माना जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन दोस्तों 498A की। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने लायक हैं दोस्तों। पहली चीज़ कि जो क्रूरटी है उसमें विलफुल कंडक्ट होना चाहिए। जानबूझकर अगर आप किसी स्त्री को परेशान करते हैं तो वो उसमें क्रूरटी में शामिल होगा। दूसरा कि किसी स्त्री को अनलॉफुल डिमांड के लिए अगर आप परेशान करते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें दोस्तों, एक तो परेशान करना, दूसरा अनलॉफुल डिमांड होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अनलॉफुल डिमांड, अगर गैर कानूनी चीज़ के लिए अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो वह क्रूरटी में शामिल होगा। अब जानते हैं दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन केसेस में क्या डायरेक्शंस हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों 2 जजमेंट्स की जो कि दिए गए थे। पहला जो जजमेंट दिया गया था दोस्तों वह दिया गया था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में, और जो दूसरा दिया गया था वह दिया गया था सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस की, तो यह डिवीजन बेंच का फैसला था दोस्तों, यानी कि 2 जजेस ने यह डिसीजन दिया था। जबकि जो दूसरा केस है सोशल एक्शन फोरम वाला, उसमें दोस्तों फुल बेंच ने यानी कि 3 जजेस ने फैसला दिया था। राजेश शर्मा वाला जो
डिसीजन आया था दोस्तों, वह आया था 27/7/2017 को, और जो दूसरा जो केस है इसका डिसीजन आया था 14/9/2018 को। जो फुल बेंच ने इस केस में, जो डिवीजन बेंच ने राजेश शर्मा में कुछ डायरेक्शन दी थी, उनको इलीगल डिक्लेयर किया था दोस्तों। राजेश शर्मा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह ओपिनियन थी कि जो सेक्शन 498 है इसका कई लोगों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी दोस्तों। उनमें से कुछ डायरेक्शंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच डिसीजन में उनको क्वेश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या थी दोस्तों। पहली डायरेक्शन क्या थी दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर फैमिली वेलफेयर कमेटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। Every complaint under Section 498A received by the police or the magistrate would then be referred to and looked into by such committee. Such committee would give its report within 1 month. Till the report is received, no arrest would be normally effected. यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएंगी, और कोई भी कंप्लेंट अगर आती है 498A की, तो वह पुलिस के पास आती है या मजिस्ट्रेट के पास आती है, तो उस कंप्लेंट को इन कमेटीज के पास भेजा जाएगा और ये कमेटी ही इनको जांच करेंगी। अपनी जांच रिपोर्ट यह कमेटी 1 महीने में पुलिस को या मजिस्ट्रेट को वापस भेजेंगी, और जब तक की रिपोर्ट नहीं आती तब तक नॉर्मली किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन फुल बेंच डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्शन को कहा कि यह जो डायरेक्शन है यह इलीगल है, और ऐसा कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। सेकंड डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, द कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 498 एंड अदर कनेक्टेड ऑफेंसेस में बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली बाय अ डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द एरिया। यानी कि 498 के अंडर अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वह केवल डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा ही इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। जबकि फुल बेंच ने कहा दोस्तों कि पुलिस ऑफिसर्स जो है इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करते समय। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है जोगेंद्र कुमार केस में, या DK बासु केस में, या फिर ललिता कुमारी केस में, या फिर अर्नेस्ट कुमार केस में, तो उन सारी डायरेक्शंस को ध्यान में रखकर ऐसे केसों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तीसरी डायरेक्शन जो ऑनरेबल कोर्ट ने दी थी दोस्तों वह थी, इन केस वेयर अ सेटलमेंट इज रीच्ड, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एनी अदर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय हिम could dispose of the proceedings and close the criminal case if dispute primarily related to matrimonial discord। यानी कि अगर पार्टीज के बीच में कोई सेटलमेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई जुडिशियल ऑफिसर इन डिस्प्यूट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर सकता है और क्रिमिनल केस को बंद कर सकता है, अगर जो डिस्प्यूट है वह वैवाहिक जो झगड़े होते हैं नॉर्मली उनसे रिगार्डिंग है तो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसमें कहा दोस्तों कि जो इलीगल ये जो डायरेक्शंस हैं ये इलीगल डायरेक्शंस हैं, और ऐसा कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। केवल हाई कोर्ट को ही पावर है अंडर सेक्शन 482 में सीआरपीसी की इन प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सके। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो डायरेक्शन है दोस्तों, इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल है और ये प्रोटेक्टिव नेचर की है। तो ये क्या डायरेक्शन थी दोस्तों? इफ अ बेल एप्लीकेशन वाज फाइल्ड with at least 1 clear day's notice to the public prosecutor complainant, the same may be decided as far as possible on the same day. Recovery of disputed dowry items may not by itself be a ground for denial of bail if maintenance or other rights of wife minor children can otherwise protected। यानी कि यदि बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है कम से कम 1 दिन के नोटिस पर, तो जो ट्रायल कोर्ट है वह उसी दिन उस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात ये कि बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय बेल एप्लीकेशन को इस ग्राउंड पर डिसमिस नहीं किया जा सकता
कि जो डाउरी आइटम्स हैं उनकी रिकवरी नहीं हुई है। पांचवी जो डायरेक्शन थी दोस्तों वह यह थी कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरली रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट और इश्यूएंस ऑफ रेड कॉर्नर नोटिस शुड नॉट बी रूटीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अक्यूज आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उनके जो पासपोर्ट को इम्पाउंड करने के या रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करने के जो ऑर्डर हैं वो रूटीन में पास नहीं होने चाहिए। जो सिक्स्थ डायरेक्शन थी दोस्तों वो यह थी, it would be open to the district and session judge or a designated senior judicial officer nominated by district judge to club all connected cases between the parties arising out of matrimonial disputes so that a holistic view is taken by the court to whom all such cases are entrusted। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उनके द्वारा डेजिग्नेटेड कोई सीनियर जुडिशियल ऑफिसर ये ऑर्डर कर सकता है कि जितने भी केसेस पेंडिंग है पार्टीज के बीच में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो भी पेंडिंग है, उनको किसी एक कोर्ट में क्लब कर दिया जाए और वही कोर्ट ही उन सभी केसेस की सुनवाई करे। अगर मैं बात करूँ सेवंथ डायरेक्शन की दोस्तों, तो सेवंथ डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स एंड पर्टिकुलरली आउटस्टेशन मेंबर्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड एंड द ट्रायल कोर्ट और टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस or permit appearing by video conferencing without adversely affecting progress of the trial। सेवंथ डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो अपीयरेंस कोर्ट में जो पेशी होती है उनकी कोर्ट में केस के दौरान, तो उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, उससे उनको छूट दी जा सकती है। और खासकर जो आउट स्टेशन मेंबर्स होते हैं उनको, और या फिर उनकी जो अपीयरेंस है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उनकी हाजिरी लगाकर केस को डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसमें कहा दोस्तों कि यह जो डायरेक्शन इलीगल है। अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए तो वह सेक्शन 205 या 317 में सीआरपीसी के एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एग्जेम्पशन लेने के लिए। जो आठवीं जो डायरेक्शन थी वो ऊपर वाले 7 डायरेक्शंस के बारे में थी कि ये जो ऊपर वाले जो 7 डायरेक्शंस हैं वो उन केसेस में है जिसमें कि किसी को फिजिकली चोट ना पहुंची हो या किसी की डेथ ना हुई हो। अगर किसी की डेथ हो या किसी के साथ मार पिटाई हुई हो, फिजिकली उनको जो ना चोट पहुंची है, तो उन केसेस में ऊपर वाले डायरेक्शन लागू नहीं होंगी। तो ये थी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस। जहाँ तक बात है दोस्तों कानून के यूज़ और मिसयूज़ की, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसका मिसयूज़ ना किया जा सकता हो और ना किया जा रहा हो। अगर मैं बात करूं पुलिस को दी गई पावर्स का, तो एलिगेशंस लगते हैं कि जो पुलिस है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। इसी तरह कोई भी कानून लीजिए दोस्तों, सभी का मिसयूज़ पॉसिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग क्या डायरेक्शन दी है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग से अगर हम एक वीडियो बनाएं इसके ऊपर, तो उसमें हम चर्चा करें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की उनके रिगार्डिंग क्या डायरेक्शंस हैं।